गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजकुमार यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जियोग्राफी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आपने हमारी पुरानी वीडियो को पसंद किया है, तो उसी से प्रेरित होकर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जियोग्राफी। ठीक है, इसकी हम हर एक जियोग्राफी, जैसे अभी हम 6 का स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से हम 7th 8th 9th 10th 11th और 12th तक जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? सूर्यमंडल में पृथ्वी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पूर्णिमा और अमावस्या, जिसे हम इंग्लिश में फुल मून और न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, तो जब पूर्ण चंद्रमा महीने में एक बार दिखाई देता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, द मून is the lunar phase when the moon appears fully illuminated from Earth's perspective. This occurs when Earth is located between the sun and the moon. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो चंद्रमा क्या हो रहा है कि महीने में एक बार दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, या अब उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फुल मून। का मतलब क्या होता है कि जो आपका चंद्रमा रहता है वो महीने में एक बार क्या कर रहा है? आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम फुल मून कहते हैं। आई विश क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रहे होंगे, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अगर आपको आसमान में रात्रि के समय चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, न्यू मून डे इज नोन एज द अमावस्या। दिस डे इज कॉल्ड एज द न्यू मून डे एंड मूनलेस नाइट। ठीक है, तो दूसरा है जब आपको चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अमावस्या बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि दिन के समय अन्य आकाशीय पिंड क्यों नहीं दिखाई देते? तो दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देता है? इसका एक मुख्य कारण ये है कि दिन के समय क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, जिसके कारण जो अन्य आकाशीय पिंड रहते हैं वो दिन के समय नहीं दिखाई देते। चलिए इसकी देख सकते हैं। तो सूर्य के अत्यधिक तीव्र प्रकाश के कारण, अब जब सूर्य का प्रकाश काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगा तो इससे क्या होगा? जो आपके अन्य आकाशीय पिंड रहेंगे वो आपको आसमान में नहीं दिखाई देंगे रात्रि के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है खगोलीय पिंड। तो जान लेते हैं सेलेस्टियल बॉडी क्या कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, इन एस्ट्रोनॉमियल ऑब्जेक्ट और अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली ऑक्यूरिंग फिजिकल एंटिटी एसोसिएशन और अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जो क्या हो कि रात के समय हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? हम खगोलीय पिंड कहेंगे। मतलब जितने प्रकार के जो आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे जो आपके रात्रि के समय दिखाई देंगे उसे हम क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारे। तो तारे या फिर स्टार्स क्या कहलाते हैं तो देख लेते हैं। बेखगोलीय पिंड जो आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं तथा यह गैसों से मिलकर बने होते हैं तथा इनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है जिसे वे उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य। ठीक है, A star is an astronomical object consisting of a luminous spheroid of a plasma held together by its own gravity. The nearest star to Earth is the sun. ठीक है, तो वे सभी खगोलीय पिंड जो आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और साथ साथ में ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, और ये जो आकाशीय पिंड रहते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये बने हुए होते हैं आपके, ये बने हुए होते हैं आपके गैस से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इनके पास क्या होती है? स्वयं की ऊष्मा होगी। इसके अतिरिक्त इसके पास स्वयं का प्रकाश भी होगा। ठीक है, जिससे भी क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारे कहते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारा जो सूर्य है वो भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, और सूर्य से मिलकर क्या बना होता है? एक तारामंडल बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो सूर्य रहता है वो तारामंडल के केंद्र में स्थित होता है एवं वह अन्य ग्रहों को ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, आई विश सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नक्षत्र मंडल या फिर कॉन्स्टेलेशन। तो देखते हैं क्या कहलाता है। रात्रि में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल कहलाती है। इसका उदाहरण ले सकते हैं हम ओसा मेजर या बिग बियर या स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जो कि 7 तारों का समूह कहलाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग रात्रि में वो दिशा का निर्धारण क्या करते थे, जो ध्रुव तारा रहता उसकी सहायता से करते थे। ठीक है, जो ध्रुव तारा रहता है वो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता था। इसे सप्तऋषि तारामंडल के अगर हम सभी तारों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है कि एक काल्पनिक रेखा बनती है जो कि ध्रुव तारे की दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है, आई विश यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है ग्रह। तो ग्रह वो सभी खगोलीय पिंड जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सूर्यमंडल में 8 ग्रह हैं। उनके नाम क्रमशः आप देख सकते हैं, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अब थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। अ प्लैनेट इज अ सेलेस्टिकल बॉडी दैट इज इन अ ऑर्बिट अराउंड द सन, हैज अ सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेस so that it is a assumptions a hydrostatic equilibrium nearly round shape and has a clear the neighborhood around its orbit। ठीक है, तो वे सभी पिंड जो कि सूर्य के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ग्रह के लिए कुछ और चीज़ें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि जो ग्रह रहेंगे वो अपनी कक्षा का निर्धारण करते हैं, मतलब ये अपनी कक्षा को कभी भी बदलते नहीं हैं। ठीक है, उन्हें हम ग्रह कह सकते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, सारे चारों ओर लगा रहा है। किसमें, एक अंडाकार मार्ग में। ठीक है, अब 365 दिन, अब जैसे हमारा अर्थ है तो अर्थ क्या करता है, 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, इससे अब जो अंडाकार मार्ग रहता है जहाँ पे हमारी अर्थ या अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे हम भूकक्षा कहते हैं। ठीक है, एक चक्कर जब पूर्ण कर लेता है तो उसे हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहलाते हैं। वार्षिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी गति रहती है वो पूरे एक साल में पूर्ण होती है। ठीक है, हमारे अर्थ की बात करें। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। द अर्थ revolves from west to east, that is in the anti-clockwise direction. The earth complete one revolution around the sun in 1 year or a precisely in a 365.242 days. The revolution speed of the earth is a 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशन स्पीड या जो परिक्रमण गति है वो लगभग कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है आपको, 365 डेज लग रहे हैं और इसको 6 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, आई विश सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देख सकते हैं एक नोट पॉइंट है, यह दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ग्रह रहते हैं वो क्या होते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा रहती है उसमें वो चक्कर लगाते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अब जो ग्रह की दूसरी गति के बारे में डिस्कस करेंगे वो उसकी घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, तो जब जो ग्रह रहते हैं वो अपनी धुरी के चारों तरफ घूमते हैं तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जो झुकाव रहता है वो कितने का रहता है, 23 राइट एंड 1/2 डिग्री का रहता है। ठीक है, ये जो अर्थ रहती है वो ध्रुवों से कुछ क्या होती है, झुकी हुई रहती है। ठीक है, तो इस कारण से जो इसका शेप रहता है वो कैसा होता है आपका, भू आब होता है या फिर जियोइड शेप में होती है। ठीक है, आई विश ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जैसे कि ये अर्थ दिख रही है, तो ये अर्थ क्या कर रही है कि इस तरीके से घूम रही है अपने अक्ष पे। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये क्या कर रहा है कि ये सन के चक्कर भी लगा रही है। आप देख सकते हैं ये सन के अराउंड भी घूम रही है। इसके अतिरिक्त ये जो खुद का एक्सेस रहता है उसके अराउंड घूम सकती है। जैसे आपने एक लट्टू देखा होगा, तो लट्टू क्या करता है कि एक ही जगह पे घूमता लगातार एक ही जगह पे घूमता रहता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी फिक्स, जैसे फिक्स पॉइंट हो गया
तो इसी पॉइंट के अराउंड जो आपका लट्टू रहेगा वो घूमता रहेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, घूर्णन बोलेंगे। ठीक है, आई बस सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे रेवोल्यूशन और रोटेशन देख लेंगे। एक डेटा है जैसे मरकरी है और शुक्र है, तो इनके कोई भी मून नहीं होते या इनके कोई भी सैटेलाइट नहीं होते, जबकि अर्थ का एक सैटेलाइट होता है जिसे हम मून कहते हैं। 2 सैटेलाइट होते हैं, जुपिटर के 16 सैटेलाइट होते हैं, और जो सैटर्न रहता है इसके 30 से अधिक सैटेलाइट पाए जाते हैं। मतलब जो शनि ग्रह है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा क्या पाए, यूरेनस रहता है। ये क्या होता है, अरुण होता है, और इसके जो नंबर्स ऑफ मून रहते हैं वो कितने होते हैं, लगभग 17 होते हैं। जबकि नेपच्यून रहता है, इसके नंबर ऑफ मून 8 होते हैं। चलिए हम इसकी रेवोल्यूशन और रोटेशन को एक बार देख लेते हैं और इनके डेटा को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप मरकरी देख सकते हैं। तो मरकरी का जो रेवोल्यूशन रहता है वो 88 डेज में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है, जबकि ये अपने एक्सिस पे कितने दिन में करता है, ये करता है आपका 59 डेज में, और सूर्य का चक्कर लगा लेता है 88 डेज में। ठीक है, आई विश सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, दूसरा है वीनस। तो जो वीनस रहता है इसका आप डेटा देख सकते हैं कि ये 255 डेज में सन के अराउंड चक्कर लगाता है, जबकि ये क्या करता है कि अपनी जो एक्सेस उसमें लगभग कितने 243 दिनों का समय लगता है। मतलब इसका जो रेवोल्यूशन रहता है और जो रोटेशन रहता है ये लगभग समान रहता है। ठीक है, थर्ड चीज देख लेते हैं। थर्ड है हमारी अर्थ, जिसपे जीवन संभव है। जीवन संभव होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा अर्थ है वो एक ऐसे जोन में स्थित है जहाँ पे क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं है और वहाँ का टेम्परेचर कम भी नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारी पृथ्वी पर वातावरण है। वातावरण से मतलब है कि एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर होने से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर एक बल आरोपित होता है। अर्थ का डेटा देख सकते हैं आप। तो अर्थ क्या होता है कि अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है वो लगभग 365 दिन में करता है, और इसका जो रोटेशन रहता है वो 1 डे में इसका जो रेवोल्यूशन रहता है वो 29 ईयर्स एंड 5 मंथ होते हैं, जबकि इसका रोटेशन 10 हावर्स एंड 40 मिनट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा यूरेनस। तो यूरेनस का जो रेवोल्यूशन होता है वो 84 ईयर्स होते हैं, और जो रोटेशन होता है वो लगभग 17 हावर्स एंड 14 मिनट्स होते हैं। ठीक है, आई विश सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट ग्रह है उसका नाम है नेपच्यून। तो नेपच्यून का जो रेवोल्यूशन रहता है वो लगभग 164 ईयर रहते हैं, और इसका जो रोटेशन होता है वो भी लगभग किसके समान होता है, वो आपके यूरेनस या अरुण के समान होता है। आई विश सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या सूर्यमंडल क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, इसमें सूर्य होगा जो कि इसके जो सूर्यमंडल रहेगा इसके केंद्र में स्थित होगा। इसके अतिरिक्त 8 आपके ग्रह होंगे, उपग्रह भी होंगे, कुछ क्षुद्र ग्रह भी होंगे, और उल्का पिंड भी होंगी। इन सब को अगर आपस में ये सबकी एक संरचना बनाते हैं जिसे हम सूर्यमंडल कहलाते हैं। ठीक है, इसका जो प्रधान रहता है उसे हम सूर्य कहते हैं, और सूर्य के द्वारा ही सूर्यमंडल में समस्त ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड को प्रकाश मिलता है। ठीक है, आई विश सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको मरकरी दिख रहा होगा। तो मरकरी का जो डिस्टेंस होता है वो 58 मिलियन होता है, जबकि आप शुक्र का देख सकते हैं तो 108 मिलियन होता है, और पृथ्वी का लगभग 150 मिलियंस होता है या 150 मिलियन होता है। अब मंगल का देख सकते हैं तो 228 मिलियंस होते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे जो क्षुद्र ग्रह रहते हैं वो सारे यहाँ पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके अतिरिक्त यहाँ पे ये जुपिटर का क्या होता है 778, सैचुरन का होता है 1427 मिलियंस, एंड यूरेनस का होता है 2869 मिलियंस। ठीक है, और अंत में आप देख सकते हैं नेपच्यून। तो नेपच्यून का कितना होता है 4496 मिलियंस। ठीक है, ये जो प्लैनेट से डिस्टेंस है वो आपको सारी यहाँ। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्रधान की, जो कि है सूर्य। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे कहा है जो सूर्य रहता है
वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। अब इसका हम डेटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब देख सकते हैं कि जो सरफेस टेम्परेचर रहता है वो कितना होता है आपका 5778 केल्विन होता है। इसका मास कितना होता है 1.989 इंटू 10⁻30 kg होता है। इसकी रेडियस देख सकते हैं, तो इसकी आप रेडियस देख सकते हैं 6,96,340 किलोमीटर, और इसकी जो उम्र है वो लगभग 4.603 बिलियन ईयर्स। मतलब ये जो आपका सूर्य बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है हमारा, यहाँ पे आप कुछ पॉइंट देख सकते हैं सूर्य के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है रहता है वो सौर मंडल के क्या है केंद्र में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे क्या है आपका सौर है। ठीक है, सौर मंडल है। ठीक है, तो जो सूर्य रहता है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो इसलिए जो सूर्य रहता है उसे हम सेंटर बोलते हैं किसका, सोलर सिस्टम का। दूसरी चीज देख सकते हैं, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। गैसों के नाम हम पहले बता चुके हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, यह खिंचाव बल के कारण सूर्यमंडल को सीधे बांधे रखता है एवं ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, अब फोर्थ वाला देख सकते हैं, यह हमें अत्यधिक गर्म नहीं लगता क्योंकि यह पृथ्वी से काफी दूर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब ये गर्म क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, इसलिए हमें गर्म नहीं लगता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप रात्रि में देख सकते हैं तो बहुत सारे तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब इसका कारण मेन क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब जब वो बहुत ज़्यादा दूर है तो उनके मध्य क्या होती है कि बहुत सारी लेयर्स रहती हैं स्टार्स की, जिसके कारण क्या होता है, जो स्टार्स रहते हैं वो हमें ट्विंकल दिखाई देते हैं या चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में, जो कि सौरमंडल का एकमात्र जीवित ग्रह है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो हमारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक लोग हैं वो नए नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पे भी जीवन को खोज सकें। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं कि इसका ध्रुवीय व्यास, सबसे पहले देख सकते हैं आप कि जो इसका ध्रुवीय व्यास रहता है वो कितना होता है 12,714 किलोमीटर होता है, और विषुवतीय व्यास कितना होता है इसका 12,756 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब पृथ्वी अपने परिभ्रमण क्षेत्र में 1 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करती है, तो ये लगभग 27.83 किलोमीटर। मतलब आपकी जो पृथ्वी रहती है वो परिभ्रमण मतलब अपने परिभ्रमण क्षेत्र में क्या करती है, लगभग 27.83 किलोमीटर की जो दूरी रहती है वो तय करती है। अब तीसरा देख सकते हैं पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23 राइट और 1/2, ठीक है, मतलब 23.5 अंश पर क्या है झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है, अब पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा क्या है, सूर्य है, जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं। अब सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, जो कि पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, क्या, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब ये सारा डेटा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में कुछ हम बिंदुओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सूर्य की दूरी के हिसाब से यह सूर्य मंडल का तीसरा ग्रह एवं 5वां सबसे बड़ा ग्रह। सबसे पहले ये अगर हम सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो तीसरा ग्रह है, और जबकि अगर हम इसकी देखें कि इसकी मास के हिसाब से बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, तो पृथ्वी ध्रुव पर क्या है, ऐसी आपकी चपटी है जिसके कारण इसका आकार क्या होता है, भूभाग होता है, जिसे हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि यह ना तो अत्यधिक गर्म है, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं आपको, और इसके अतिरिक्त ये ना ही ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर है और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं, यह नीला ग्रह कहलाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी प्यारी अर्थ है उसमें बहुत मात्रा में पानी है, महासागर है, जिस कारण से क्या होता है कि अगर हम इसे अंतरिक्ष से देखें तो ये एक हमें ब्लू प्लैनेट दिखाई देगा। ठीक है, आई बस ये सारी जो पृथ्वी के बारे में हमने आपको डिस्कस किया है वो सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सैटेलाइट या उपग्रह के बारे में। ठीक है, तो उपग्रह या सैटेलाइट क्या कहलाते हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक उपग्रह। जैसा कि आपको मालूम है कि सैटेलाइट हम दो बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, एक आपका प्राकृतिक उपग्रह होता है जबकि दूसरा आपका कृत्रिम उपग्रह कहलाता है या फिर मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल सैटेलाइट देख लेते हैं।
तो बेखगोलीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे कि जो ग्रह रहेंगे उनके चक्कर लगाएंगे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं चंद्रमा, तो जो चंद्रमा क्या करता है वो किसके चक्कर लगाता है, वो अर्थ के चक्कर लगाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा है हमारा मानव निर्मित उपग्रह, तो या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ऐसे उपग्रह जो कि मनुष्य ने अपनी जरूरतों के लिए बनाए, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी भी कंट्रीज की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। टीवी देख रहे हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सिग्नल की, तो वो हम सैटेलाइट से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बेमानव निर्मित पिंड। जो अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये मानव निर्मित होंगे। ठीक है, तो जो मनुष्य को ब्रह्मांड से संबंधित कोई भी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, चाहे आप टेम्परेचर की बेस पे बात करें, अगर कोई भूमि के कहाँ पर जीवन संभव है या कहाँ पे कैसी ज़मीन है, तो उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे कि स्पुतनिक है, हमारा आर्यभट्ट है, ये सारे आपके जैसे हमारे चंद्रयान 1 और 2 जा चुके हैं, तो ये भी क्या है, आपके उपग्रह कहलाते हैं। अब चंद्रयान 1 और 2 जो कि हमें क्या कर रहे हैं, चांद से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि चंद्रयान 1 ने बताया था कि जो चांद है उसकी सतह पर क्या है, पानी है। ठीक है, ये भारत के चंद्रयान मिशन 1 ने बताया था। ठीक है, आई विश क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है चंद्रमा। ठीक है, तो हमारा जो उपग्रह है उसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो चंद्रमा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो पृथ्वी का सबसे पहले क्या है कि ये एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र उपग्रह, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 भाग है। ठीक है, यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और ये अपने अक्ष पर भी इतना ही समय लेता है। ठीक है, इसकी सतह पर पर्वत, गड्ढे और मैदान है। पूर्णिमा के दिन इनकी छाया देखी जा सकती है। ठीक है, आई बस ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उल्कापिंड या फिर मेट्रॉइड। तो उल्कापिंड क्या कहलाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें हम उल्कापिंड या फिर मेट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, साधारण बोलचाल में हम इसे क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। जब हम रात्रि के समय अपनी छत पर लेटे हुए रहते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टार्स रहते हैं जो कि टूटते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में उल्कापिंड होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। ठीक है, अब क्या होते हैं, जब ये स्टार्स रहते हैं अगर ये पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, अब पृथ्वी में क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, जब ये पिंड एटमॉस्फेयर से गुजरते हैं तो जो एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि ये जलने लगते हैं, जिसे हम मेट्रॉइड बोलते हैं या फिर उन्हें हम उल्कापिंड बोलते हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्पेस सच एज अ स्मॉल रॉक और अ पीस ऑफ मेटल दैट हिट्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है ये पृथ्वी के नज़दीक से भी गुजरते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ समय बाद एक जो उल्कापिंड है वो कि पृथ्वी के बाहर नज़दीक से गुजरने वाला है। दूसरा देख सकते हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं, मतलब ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं। आई विश सारी चीज़ें क्लियर हो गई हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है आकाशगंगा, तो आकाशगंगा का सीधा सा मतलब रहता है कि जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर बात करें हमारी आकाशगंगा, उसका क्या नाम है, मिल्की वे या फिर दूध मेखला नाम है उसका। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। तो जो गैलेक्सी रहती है, सबसे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे है। और हमारी मिल्की वे है, इसके अतिरिक्त जो लाखों आकाशगंगाओं को अगर बहुत सारा समूह एकत्रित हो जाए तो उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स, मतलब बहुत सारी जब गैलेक्सीज एक साथ मिलती हैं तो वो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं पृथ्वी का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। अगर हम पृथ्वी से संबंधित कोई भी अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। अगर पृथ्वी का मापन कर रहे हैं तो उसे हम जियोमेट्री कहेंगे। अगर पृथ्वी के अनुरूप है तो उसे हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी को, जो पृथ्वी है वो शुक्र की क्या है, जुड़वा बहन कहलाती है। जो वीनस रहता है उसे हमारे का ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, बस
दोनों पॉइंट क्लियर हो गएंगे। थर्ड पॉइंट जैसे वो था जो कि ग्रह था पहले 2006 से पहले, उसे अगस्त 2006 से क्या कर दिया, ग्रह से बाहर कर दिया। अब खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले जो खगोलीय पिंड और उनकी गति से संबंध जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खगोलीय शास्त्री बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आर्यभट्ट। अब प्रकाश की गति कितनी है, लगभग वो आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब जो प्रकाश रहता है वो हर 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग टुक द फर्स्ट स्टेप टू द मून ऑन जुलाई 29 इन 1969। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। आई विश आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।